मैं हूँ कमर चीमा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक। डॉक्टर साहब जो हैं ये यूएसआईपी पाकिस्तान के हेड हैं और इस वक़्त पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज़्म है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म की बातें हो रही हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म की बातें हो रही हैं और डॉक्टर अदनान रफ़ीक जो हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनका एक जो डॉक्टरल थीसिस था क्योंकि ये वहाँ पढ़ते रहे उनका थीसिस छापा चेंजिंग कोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन पाकिस्तान और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इनसे आज फ़ायदा उठाया जाएगा क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, अवाम, मीडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की हायर जुडिशरी पे बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की जाए और इनसे समझा जाए कि इनकी थीसिस जो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की उससे ये क्या आखज़ करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कमल। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये जो आपका थीसिस था कि अंडरस्टैंडिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन पाकिस्तान, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ख़ास तौर पे माज़ी में जनाब मुशर्रफ जब जो थे उनके दौर में भी पाकिस्तान में एक जुडिशियल मूवमेंट चली थी और ऐसे लगा था कि शायद अब जुडिशरी आज़ाद होगी लेकिन फिर हमने देखा कि जुडिशियल एक्टिविज़्म भी हमने देखी। अभी भी जो है अवाम का लार्जली हायर जुडिशरी के ऊपर और लोअर जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो आप ज़रा हमें ये जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बताएँगे पाकिस्तान की जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, ये वाक़ई है या कि ये सियासतदान अपनी मर्ज़ी से जो है वो आज़ादी खींचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? ज़रा काइंडली हमें एनलाइटन करें। जी, थैंक यू कमर चीमा साहब। बेसिकली मेरा जो थीसिस है ये जुडिशियल बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। इस पे दुनिया भर में काफ़ी रिसर्च है कि जो जजेस फैसले देते हैं और जिनके बड़े दूरस्थ असरात मुरतब होते हैं आपकी सियासत में भी, आपकी माशरती ज़िंदगी पे, तो ये कैसे फैसला करते हैं, क्या एक्सप्लेन करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं आपकी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग को। तो इस हवाले से लीगल स्टडीज में भी काफी रिसर्च है, सोशियोलॉजी में भी है, साइकोलॉजी में भी है, और वो जनरली एक तो वो लीगल हवाले से देखती है कि आपके लीगल प्रेसिडेंट्स एक बड़ा स्ट्रिक्ट लीगल मॉडल है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ लीगल प्रेसिडेंट्स ही जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को शेप नहीं करते, बल्कि फॉर एग्जांपल जो जजेस की आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, फॉर एग्जांपल यूएस की जुडिशरी को बड़ा इस हवाले से समझा गया है कि आइडियोलॉजिकली जजेस कहाँ स्टैंड करते हैं, कंजर्वेटिव हैं, लिबरल हैं, एंड सो ऑन। इसके साथ साथ फिर एक स्ट्रेटेजिक मॉडल भी आया जिसमें यह था कि जी जजेस को आपको किसी भी और सियासतदान के, वो एक पॉलिटिकल प्लेयर है, तो उनको आपको यूं ही देखना चाहिए जिस तरह से आप किसी भी और पॉलिटिकल प्लेयर को देखते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो आपका फौजी जर्नैल हो, चाहे इवन आपके जर्नलिस्ट हो, तो वी आर ऑल पॉलिटिकल प्लेयर्स इन वन फॉर्म और अनदर। और उसमें आप अपने मफादात को इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर हासिल करने की, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजिक मॉडल था जो कि इस तरीके से जजेस को और उनके डिसीजंस को देखता है। मेरी जो कंट्रीब्यूशन थी इस थीसिस में वो ये थी कि इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ जो एक चीज नहीं स्कॉलर्स ने इससे पहले कोई इतनी ज्यादा डिस्कवर की थी, या मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो पहले डिस्कवर हुई हो, जो मेरी और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन भी बनी, वो ये कि जो शेयर्ड कॉन्शियसनेस है जजेस की और उस क्लास बेस की जिससे वो बिलोंग करते हैं, वो भी असरअंदाज होती है उनकी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में। और इस हवाले से मैंने पाकिस्तानी जुडिशरी और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का एक क्लास एनालिसिस भी किया कि 1947 से पहले और फिर आज़ादी के बाद से लेके अभी तक अगर हम बाय एंड लार्ज देखें तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस आए हैं वो किन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं। तो उसमें ये पता लगा है कि जुडिशरी हमारी एक बहुत बड़ी क्लास ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है कि अंग्रेज के दौर में और आजादी के फौरन बाद जो जजेस थे वो ज्यादातर एरिस्टोक्रेटिक और अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते थे। उनके एक बड़े वेल डिफाइंड पाथवेज थे कि जी एचिसन में पढ़े, फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़े, फिर यू नो
मालदार तबकात से उनका शुमार होता था। आपने भी सुना होगा कि जी एक भाई सियासतदान बन गया, एक जुडिशरी में चला गया, एक भाई फौज में चला गया, और यूं उन खानदानों की एक अजारादारी कायम थी। लेकिन हुआ ये है पिछले 30-40 सालों में कि मिडिल क्लास बहुत ज्यादा उसने असर्ट किया स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, और उसमें जुडिशरी का ये जो क्लास कोalition जिसको मैं कहता हूं कि हर इदारा मुख्तलिफ क्लास के बैकग्राउंड्स के लोगों से बनता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस बैकग्राउंड के लोग वहां पे ज्यादा असर्ट करने के काबिल होते हैं। तो जुडिशरी में आहिस्ता आहिस्ता ये मिडिल क्लास की असर्शन जो है वो देखने में आई है, और वो ना सिर्फ ये कि जुडिशरी के अंदर बल्कि जुडिशरी के बाहर भी ओवरऑल पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन हुई है, मिडिल क्लास एक्सपेंड हुई है, एक यंग डेमोग्राफिक चेंज आई है अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास की। और इन दोनों का जो अब एक तालमेल है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अदालत के बाहर, और एक वो जजेस हैं जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं अदालत के अंदर। तो इनके दरमियान एक शेयर्ड वर्ल्ड व्यू है, एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस है, जो कि जाहिर है उनके फैसलों पे, उनकी सोच पे, उनकी इंटरप्रिटेशन पे असरअंदाज होती है। तो ये वाला जो फैक्टर है शेयर्ड कॉन्शियसनेस वाला, ये इससे पहले ज्यादा जुडिशियल बिहेवियर में नहीं उठाया गया था, और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं उठाया गया। तो ये मेरा लुबे लुबाब ये है उस मेरे थीसिस का। बिल्कुल ठीक है। तो ये जब आप अदनान साहब ये देखते हैं कि ये मिडल क्लास से हैं, मेजॉरिटी जो लोग बहुत सारे जो मिडल क्लास से आए तालीम हासिल करने, गाँव से शहरों की तरफ आए, तो लेकिन जब ये टॉप लेवल पे पहुँचते हैं, तो अदनान साहब आपकी रिसर्च क्या कहती है? ये उसी तरह बिहेव करते हैं, जिस तरह वो एक अपर क्लास बिहेव करती थी? क्योंकि इनके जो ताने-बाने हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो क्योंकि अपर क्लास से हो जाते हैं, सो इट मीन्स वो जो बिहेवियर है मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से आना, और जब आप हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और आपके पास पावर जो है वो इतनी आ गई कि आप जो है वो आर्मी चीफ को कह सकते हैं कि जाके एक्सटेंशन लें पार्लियामेंट से, आप प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर फारिग कर सकते हैं, तो वो फिर वो जो पावर है टॉप लेवल पे आके आप उसको कैसे देखते हैं? ये कुछ उसी तरह एक्सरसाइज करते हैं, या कि इनका अंदाज जो है इनके अंदर, जिस तरह आपने कहा कि जो मजहबी जो आपने कहा कि आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन भी होती है अमेरिका की, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो हाई जो कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनके अंदर रिलीजियस ओरिएंटेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल जब एक चीफ मिनिस्टर को फारिग किया गया तो चीफ जस्टिस ने सबसे पहले कुरानी आयात पढ़ी, और ये साबित करने के लिए, और अपने ही एक फैसले, उसी फैसले में जो आगे जाके उन्होंने अपने एक पुराने फैसले की नफी की और अपने इस फैसले को ठीक कहा, लेकिन साथ कुरानी आयात भी पढ़ी। तो ये जो आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन और मिडिल क्लास से अपर क्लास में आना, ये आप क्या समझते हैं? वो बिहेव फिर किस उसी तरह अंदाज में करते हैं, ये क्या है? इसको जरा मैं समझ। जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अमूमी तौर पे देखने में ये आया है कि मिडिल क्लास जो है ना, ये ऑसिलेट करती है, मुख्तलिफ रवैये इख्तियार करती है हालात और वाक़यात के मुताबिक। और उसमें 2 मुझे मेन इनके जो है ना फैक्टर्स लगते हैं जो इस पे असरअंदाज होते हैं। एक तो ये जो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है, स्पेशली जो पाकिस्तान में हुई है। इसमें कोई भी जो अपवर्डली मोबाइल मिडिल क्लास बंदा है वो सिस्टम को कोई ज्यादा क्रेडिट नहीं देता। वो ये नहीं समझता कि जो हमारा मुआशी निज़ाम है या हमारा सियासी निज़ाम है उसने वो मौके पैदा किए हैं कि जिसके नतीजे में वो एक उसने ये सोशल मोबिलिटी अचीव की है। वो बल्कि ज्यादातर तासर ये है कि हमने डिस्पाइट द सिस्टम एक जो जाबराना निज़ाम है, एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम है, क्लोज्ड निज़ाम है, उसके अगेंस्ट जाके या उससे किसी तरीके से बचा के हमने कोई मोबिलिटी अचीव की है। इसलिए वो एक रिजेंटमेंट भी लेके वो परवान चढ़ते हैं, और वो रिजेंटमेंट यकीनन फिर अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो कि आप देखें ना एक कॉलोनियल दौर से बड़ी एक शहाना जिंदगी भी गुजारते हैं, और उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट, और फिर उनका जो बर्ताव होता है अक्सर लोअर क्लासेस के साथ, तो वो भी एक ट्रॉमा जनरेट करता है। तो एक तो ये रिजेंटमेंट लेके ये परवान चढ़ती है। मैं तो इसको, और वो फिर जो रिजेंटमेंट है वो मेरे ख्याल में ट्रांसलेट होती है एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कह लें, एक कलेक्टिव सेंस ऑफ नार्सिसिज्म ले लें।
तो फिर जहाँ कहीं पे भी मौका मिलता है असर्ट करने का, तो वो वहाँ पे वो जिसको हम कहते हैं ना एफ यू टू दी सिस्टम और एफ यू टू दी अपर क्लासेस, तो वो उसका उनका रवैया जरा सख्त फिर होता है। जहाँ पे मौका मिलता है वो एक वेंजेंस वो अपने को तस्कीन देने के लिए वो इख्तियार करते नजर आते हैं। दूसरी चीज इसके साथ साथ ये भी है कि चूंकि वो एक अपर क्लासेस को एमुलेट करने की भी ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी इसी तरह से पावर एक्सरसाइज करें, हमारे पास भी ऐसी रिसोर्सेस हों और ये जो मटेरियल गेन्स हमने अचीव किए हैं इनको हम प्रिजर्व कर सकें, बल्कि और एक्सपेंड कर सकें, बट एट द वेरी मिनिमम हम इनको प्रिजर्व कर सकें। तो इसलिए वो एक लिहाज से ये एक लव हेट रिलेशनशिप बन जाती है कि जिसमें वो रिजेंटमेंट भी है, वो अपर क्लासेस को थोड़ा सा जोल्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो वही बनना भी चाहते हैं और वो अपने को डिस्टिंक्ट भी करते हैं फ्रॉम वर्किंग क्लासेस, फ्रॉम लोअर क्लासेस, कि ये जाहिल, ये इनको इनको क्या पता है, इनको सियासत का क्या पता है, इनको इनको फैसला साजी में इनका क्या काम है, ये तो हमारे पढ़े लिखे मेरिटोक्रेटिक मिडिल क्लास, यानी हमारा काम है क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं, हमें ज्यादा समझ है, हमें इकोनॉमी का भी पता है, हमें जो है गवर्नेंस का भी पता है, तो ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम बताएं। तो ये एक न सिर्फ उनकी जो नफरत है या वो एक वो जो एक शिद्दत है उनके जज्बात, वो सिर्फ अपर क्लास ही के हवाले से नहीं बल्कि लोअर क्लासेस को भी वो अपने को डिस्टिंक्ट करते हैं। तो इस लव हेट रिलेशनशिप में फिर ये रवैये सामने आते हैं और फिर आप देखें कि चूंकि हमारा मीडिया अब बड़ी हद तक मिडिल क्लास डोमिनेटेड है, वो जो कंटेंट प्रोड्यूस करता है वो मिडिल क्लास कंटेंट प्रोड्यूस करता है। इंक्रीजिंगली हमारी सियासत भी आप देखें ना, सिर्फ प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले, एक जो सोशल मोबिलिटी में बहुत बड़ा जो किरदार जिस चीज ने अदा किया है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिव इकोनॉमी तो है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी टाइकून्स जो नए इमर्ज किए हैं, आप देखें सबसे ज्यादा सियासत में शमूलियत प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले अफराद की हुई है बाय एंड लार्ज। तो ये भी एक नई एलीट है जो फॉर्म हुई है और हो रही है, और उसी ने फिर अब आप देखेंगे वो टीवी चैनल्स पे भी ज्यादा से ज्यादा उनका असर रसूख, ये जो नए टीवी चैनल्स बने हैं, नए मीडिया हाउसेस बने हैं, और फिर उनकी जो सारी मैन पावर है वो भी मिडिल क्लास से आती है। तो जो कंटेंट हमारा पता, आप कोई ड्रामा उठा के देख लें, उस पे जो लाइफस्टाइल शो हो रहा है वो एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल शो हो रहा है, वो लोअर क्लासेस में भी एक मिडिल क्लास एस्पिरेशंस पैदा कर रहा है। सो उसका नतीजा ये है कि चाहे नंबर्स में हमारी मिडिल क्लास भले एक्सपेंड हुई हो, लेकिन अगर वो फिर भी लिमिटेड है तो उसका जो असर रसूख है मीडिया के थ्रू लोअर क्लासेस में, बल्कि अपर लोअर क्लासेस में बिलखुसूस, जो कि मिडिल क्लास लाइफस्टाइल्स को एस्पायर करते हैं, उस पे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अब मैं समझता हूं कि सियासी तौर पे किसी भी इदारे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चारा नहीं है कि वो मिडिल क्लास को बाईपास करके या इग्नोर करके इस मुल्क में कोई भी तब्दीली या कोई भी अपनी हुकूमत कायम कर सके या कामयाबी हासिल कर सके। मिडिल क्लास मस्ट बी सीन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पाकिस्तान, और जब तक जो जमात इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेगी उसका मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल थोड़ा तारीक होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने जो अपना थीसिस लिखा, मैं उसको देख भी रहा था, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आर्काइव में वो पड़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च आर्काइव में भी पड़ा हुआ है। आपने ज़िक्र किया 2007 से 2009 में जो पाकिस्तान की जो लॉयर्स मूवमेंट थी और उसमें मीडिया जो है वो बड़ा बढ़-चढ़ के उसने बड़ा सपोर्ट किया। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या फाइंडिंग है कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी है स्टार्टिंग फ्रॉम 2007 उस वक़्त से लेके आज तक 2022 तक भी जो जुडिशरी है, ये कितना दे प्ले टू द गैलरी, वो कितनी, वो जिसे कहते हैं ना कि एक वक़्त था कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे चौधरी साहब, और जो जियो जो रिपोर्टर हैं, जब तक वो कोर्ट रूम में नहीं आते थे वो अपनी प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया करते थे, बिकॉज़ उनको पता था कि ये हेडलाइंस बनाएँगे।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا جوڈیشری سے کیا تعلق ہے؟ بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہ ان کا پبلک امیج جو بناتا ہے، اور خاص طور پہ ابھی بھی یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، ایک خاص طبقے کا کہنا یہ ہے کہ شاید یہ ایک خاص پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پاپولر جو ایسپریشن ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیکاز جوڈیشری کی لارجلی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو وہ جو پاپولر اوپینین میڈیا پہ مرج ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاؤ. تو ذرا اس میں بھی ہمیں تھوڑا بتائیے. ہاں جی، اب آپ نے شروع میں ذکر کیا میرے تھیسس کے ٹائٹل کا، جس میں جوڈیشل انڈیپینڈنس آتا ہے. اصل میں اور یہ میں نے ڈسکس بھی کیا اپنی تھیسس میں، کہ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جوڈیشل ڈیپینڈنس کس چیز پہ ہے. ٹھیک ہے، ہم سب ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی طور، کیونکہ ہم ایک سوشل لائف گزار رہے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں پہ، دوست احباب پہ، اور والدین پہ اینڈ سو آن، ہم ڈیپینڈنٹ. تو اصل میں ڈیپینڈنسی سمجھنی ہے تاکہ آپ انڈیپینڈنس بھی سمجھ سکیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جوڈیشری جو ہے نا، وہ اپنا کہاں سے ڈرائیو کرتی ہے اپنی پاور دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں. جوڈیشری ڈرائیو کرتی ہے اپنی پاور ایک تو کانسٹیٹیوشن سے، اور اس کانسٹیٹیوشن کی عوام میں گراس روٹس لیول پہ کتنی سپورٹ ہے، کتنے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں کسی بھی ملک میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے ایک کانسٹیٹیوشن کی، جو ایک کانسٹیٹیوشنلزم کی ایک رہی ہے بنیاد، وہ بھی کمزور رہی ہے. فوجی آمروں نے بھی وہ کانسٹیٹیوشن کو اہمیت نہیں دی، سویلین گورنمنٹس بھی ضرورت کے مطابق کانسٹیٹیوشن کو وہ امپورٹنس دیتی ہیں. دوسرے نمبر پہ جوڈیشری مختلف ملکوں میں جو ججز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پھر الائن ہوتے رہے ہیں. آپ امریکہ میں دیکھ لیں، بڑی کلیئر ڈیوائیڈ ہوتی ہے کہ یہ ریپبلکن جج ہے یا یہ ڈیموکریٹ جج ہے. وہ اس میں ان کی آئیڈیالوجیکل لیننگز بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بڑا وہ اسٹرانگ ان کا تعلق ہوتا ہے. پاکستان میں وہ بھی نہیں رہا، کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نہایت ویک رہی ہیں، تو وہ بھی اسٹرینتھ نہیں دے پائیں جوڈیشری کو. تو اس لیے پاکستان میں کئی اور ممالک کی طرح یہ ہوا ہے کہ 2000s میں ایک گلوبل ویو بھی چلی جوڈیشل ایکٹیویزم کی، اور پاکستان میں بھی وہ ایک ویو آئی. اس میں ہماری جوڈیشری نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا سرٹن سیکشنز آف دی سوسائٹی کے ساتھ وہ اپنا اسٹیبلش یا استوار کر سکیں. اور اس میں اگین وہ کلاس کنیکشن دیکھتا ہوں. مثلاً جو افتخار چودھری صاحب تھے، سب سے بڑے علم بردار جوڈیشل انڈیپینڈنس اور ایکٹیویزم کے پاکستان میں، وہ ایک بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس کانسٹیبل کے وہ بیٹے تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک سفر ان کا وہی آپ کو اس میں وہ کر رہا تھا، وہ ساری چیزیں نظر آتی کرنے. پاکستانی جوڈیشری نے ایک ڈائریکٹ کانسٹیچوئنسی اپنے لیے بلڈ کی، اور اس کو پھر سرو بھی کرنے کی کوشش کی، اور پاپولسٹ ڈیسیژن بھی لیے، اور پلینگ ٹو دی گیلری. ایبسلیوٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر سپورٹ ریٹین رکھنا اور گین کرنا یہ ہر ادارے کی ایک بڑی ضرورت ہے. اور اس میں جوڈیشری بھی آتی ہے، اور یہ وہ ایکٹیولی جوڈیشری بیہائنڈ بیک آف دی، وہ کہیں گے کہ ہم بڑا لا اور اس کے یقیناً فیصلے لا اور اسی کے مطابق اسی میں کاؤچ ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو دیگر سوشل سیاسی محرکات ہوتے ہیں، یہ بیہائنڈ دی سینز، بیک آف دی مائنڈ یہ پلے ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے کانشیسلی چاہے انکانشیسلی. تو دیز ٹرینڈز آر ویری مچ دیر. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وہ جو کانسٹیچوئنسی ہے نا، وہ بڑی حد تک ڈیوائیڈڈ ہے. وہ کانسٹیچوئنسی ایسے ڈیوائیڈڈ ہے کہ آپ کی اربن مڈل کلاسز میں ایک تو مرکنٹائل کلاس ہے، اور دوسری آپ کی وائٹ کالر پروفیشنل کارپوریٹ سیکٹر والی کلاس ہے. تو وہ پولیٹیکل لائنز پہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، اور وہ اس بات پہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک تو وہ جو ان کا ایک وسرل تعلق ہے، لیٹ سے پی ٹی آئی کو اگر آپ لے لیں، تو اس کا ایک وہ ان کے جو جذبات ہیں وہ کئی لحاظ سے اس کی عکاسی کرتی ہے. جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک جو ایک ہیوملیشن ہے اس سسٹم کی، یا ایک جو اپر کلاسز کے خلاف ایک جو ریزنمنٹ ہے،
उसको चैनलाइज करती है किसी ना किसी तौर पे, इमरान खान साहब की अपनी शख्सियत और उसकी वजह से पीटीआई। मगर एट द सेम टाइम जो अपने जो वो एमुलेट करना चाहती हैं वो क्लासेस, वो तो आपके बड़े इंडस्ट्रियल खानदान हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी स्टेटस मेंटेन रखी है, उन्होंने कैसे पावर एक्सरसाइज की है, और दूसरा ये कि वो अपनी मटेरियल गेन्स भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और जो 4 साल का इक्तदार रहा है उसमें इस हवाले से बहरहाल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ना कुछ डाउट्स आ गए हैं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट किस हद तक अच्छी हुई है नहीं हुई है। तो एक ये डिवाइड होगी इस वक्त, जो डिवाइड हमें मिडिल क्लास में नजर आती है वही डिवाइड हमें जुडिशरी में भी नजर आती है, दीगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस में भी नजर आती है। तो जब तक हम इस डिवाइड के ये जो स्ट्रक्चरल पहलू हैं, जो उसकी सोशल बेसिस हैं, इनको नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल में हमें ये इन सारी मामलात को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मुख्तलिफ इदारे क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और उनमें जो डिवाइड है उसकी असल मुआशी और मुआशरती बुनियादें क्या है। अदनान साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल ये है, और वो ये है कि कल पाकिस्तान की सियासी जमातें जो समझती हैं कि कल का जो फैसला है जिसमें पीएमएलएन कहती है जुडिशियल कू है, पीटीआई कहती है आज़ादी है, सो एंड सो, एक नई बहस शुरू हो गई है कि जो हायर जुडिशरी है इसकी पावर्स को कम किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात ये की जा रही है कि जो इनकी पोस्ट रिटायरमेंट इनको जो इंसेंटिव्स होते हैं वो बंद किए जाएं। उससे फिर ये होता है कि ये कई दफा पॉलिटिकल पार्टीज को फायदे पहुंचाते हैं और बाद में फिर जब रिटायर होते हैं तो वो इनको रिटर्न जो है वो दे रहे होते हैं। वो जो रिटर्न चाहिए होता है उसके लिए वो ड्यूरिंग द सर्विस जो है वो फायदे पहुंचा रहे होते हैं। और ये बातें जो हैं वो कल चल रही थी जो मेन स्ट्रीम पढ़े। तो आप ये क्या समझते हैं कि क्या जुडिशरी की पावर्स वाकई जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एट द मोमेंट समझा जाता है। मैं तो वजीर आजम को भी नहीं समझता, उसके पास भी कोई पावर नहीं, जब मर्जी उसको घर भेज दें वो, क्योंकि उन्होंने भेजा भी है। तो आप क्या समझते हैं कि पावर्स को कम किया जाना चाहिए, जिस तरह ये एक इल्जाम लग रहा है बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो एक ही बेंच बनाते हैं, वो 2-4 जजेस ही हैं, बाकी जो 12-15 जजेस हैं उनको क्यों बड़े फैसलों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो इस तरह की चीजें, तो ये जो पावर्स कम करना या चेक करना है, इसका क्या मैकेनिज्म है और ये क्या बात ठीक है? जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को डेमोक्रेटाइज होने की ज़रूरत है इस लिहाज से कि जो चीफ जस्टिस होता है वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। वो जुडिशरी जो है वो एक मिलिट्री की तरह की हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती कि जिसमें जनरल है, फिर मेजर जनरल है, फिर ब्रिगेडियर है, फिर मेजर है, ऐसा नहीं होता। जुडिशरी में और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस जो हैं दे आर इक्वल्स। चीफ जस्टिस इज जस्ट द फर्स्ट among many, right? तो उस उसूल के मुताबिक ही आई थिंक ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस साहब के, एक तो अगर उनको जिम्मेदारी से अदा नहीं किया जाएगा तो फिर रिजेंटमेंट पैदा होगी और फिर इस तरह की डिमांड्स आएंगी और मेरे ख्याल में मसाइल पैदा होंगे। आपको केल में होगा कि इंडिया में भी 4 जजेस ने कुछ अरसा पहले एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही मसाइल उठाए। तो दीगर मुल्कों में भी ये मसला मौजूद है और मेरे ख्याल में इसका हल यही है कि ऐसे ज़ाब्ते बनाए जाएं कि जिसमें कुछ हद तक मजीद डेमोक्रेटाइजेशन हो सके इन द वे दीज इंस्टीट्यूशंस आर रन। दूसरी बात ये है कि जो देखें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, इसमें 2 बातें। एक तो ये कि हमारा चूंकि एक पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम है, इसकी बुनियाद ही ये रही है कि जी आप मरात याफ्ता तबकात को स्टेट जो है वो लार्जेस्ट अपनी देती रही है, रिसोर्सेज देती रही है एट द कॉस्ट ऑफ पुअर पीपल। आई थिंक ये लिंक इस चीज से होना चाहिए कि सर्विस डिलीवरी से। ये पैट्रोनेज की जो सियासत है और वो पैट्रोनेज रियासत भी देती है, वो पैट्रोनेज हमारी सियासी जमातें भी देती रही हैं, वो पूरा जो उनकी एक सियासी सपोर्ट बेस है वो पैट्रोनेज की बुनियादों पे बाय एंड लार्ज पिछले 70 सालों में इस्तवार हुई है। पाकिस्तान में चूंकि अब एक नई अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास यंग कॉन्स्टिट्यूएंसी मारिज वजूद में आ चुकी है, इसका तकाजा ये है कि चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फौज हो,
وہ بہترین سروس ڈلیوری سے اپنا پولیٹیکل مائلیج جو ہے نا وہ ایکومولیٹ کرے، نہ کہ وہ پیٹرونیج ڈسٹریبیوشن سے. وہ ویسے بھی اب 22 کروڑ کا ملک ہے، دیکھیں نا وہ آپ پیٹرونیج کے تحت اب آپ چلا بھی نہیں سکتے. تو سروس ڈلیوری کے تھرو آپ پولیٹیکل مائلیج ایکومولیٹ کریں اور آپ ریشنلائز کریں کہ جو آپ کی اسٹیٹ کی سبسڈی یا مراعات جو طبقہ عمرا کو جا رہی ہیں اور جو آپ کی مڈل کلاسز ورکنگ کلاسز کو خاص طور پہ جا رہی ہیں، اس میں ریشنلائزیشن ہونی چاہیے، اس میں ایک تناسب ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم بنا سکیں. جب تک آپ سروس ڈلیوری پہ نہیں جاتے اور جو اسٹیٹ کے ریسورسز کا آؤٹ لے ہے اس کے تناسب کو بہتر نہیں بناتے جو معاشرے کے مختلف طبقات کو فائدہ دیتا ہے، اس وقت تک ایک اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہماری معیشت کے لیے بھی ضروری ہے، ہماری اور جو دیگر گوناگوں مسائل ہیں اس کے حوالے سے سب سے کلیدی چیز ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، یہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عدنان رفیق صاحب. آپ نے بڑا کمپریہنسولی ایک بڑی انالیٹیکل ڈسکشن ہوئی اور ہمیں بتایا پاکستان کی جوڈیشری ہسٹوریکل ریفرنس اور انالیٹیکل اور پولیٹیکل انٹرونشنس کیا ہوتے ہیں اور کلاس بیسڈ جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو بھی اور کس طرح کلاس چینج ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری کریٹیکل ایشو. تھینک یو سر. تھینک یو کمل صاحب.